जय हो और जय हिंद। मैं डॉक्टर अजय गंभीर हूँ, पीडियाट्रिशियन और पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट। हम कुछ दिनों से चर्चा कर रहे हैं डॉग बाइट पे, स्ट्रे डॉग्स पे और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने बहुत ही आशाएं लॉन्ग टर्म के लिए खोल दी हैं और लॉट ऑफ मूवमेंट है। कई सरकारें एक्टिव हो गई हैं, कई म्यूनिसिपैलिटी एक्टिव हो गई हैं। और जज साहब ने, जिन्होंने ये जजमेंट दिया है, उन्होंने भी कमेंट किया कि मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने एक पब्लिक के लिए, सिविल सोसाइटी के लिए एक जजमेंट दिया। मेरे को बहुत पढ़ना पड़ा, बहुत सीखना पड़ा और एक बैलेंस जजमेंट हुआ है। ये जजमेंट है जो एक ह्यूमन वेलफेयर और एनिमल वेलफेयर के बीच में है, और ह्यूमन सेफ्टी डेफिनेटली पहले आती है, ह्यूमन राइट्स पहले आती हैं, प्रायोरिटी है। अब लोग कह रहे हैं कि क्या ये जजमेंट एप्लीकेबल हो सकता है, क्या इम्प्लीमेंटेबल हो सकता है यहाँ कर के लिए। और इतने अच्छे अच्छे लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि ये एक एक्स सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी आंध्रा ने कहा है कि ये हमारे म्यूनिसिपैलिटी के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए मुद्दा, ये भारतीय सरकार और स्टेट को लेना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है स्ट्रे डॉग्स के काटने का। ये सिर्फ स्ट्रे डॉग्स के काटने का नहीं है, ये वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने हमें इंट्रोस्पेक्शन कराई है कि डॉग बाइट की प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है और अदर प्रॉब्लम जो इसके साथ हैं, ये मेनस हैं, ये बदबू करते हैं, ये हमारे गंद उठा के घूमते हैं। और ये भी बताता है कि फेलियर ऑफ एबीसी है, एनिमल बर्थ कंट्रोल, जो कि हमने म्यूनिसिपैलिटी को दिया हुआ था। और इसके लिए ये सिर्फ दिल्ली और एनसीआर में नहीं लागू होना चाहिए, सारे स्टेट्स में लागू होना चाहिए। तो इशू क्या आ रहा है कि गवर्नमेंट को कैसे हमने एक्टिवेट करना है, स्टेट गवर्नमेंट को कैसे बीच में लाना है और म्यूनिसिपैलिटी को कैसे करना है। उनका कहना है कि ये प्रॉब्लम स्ट्रे डॉग की अकेली नहीं है, ये म्यूनिसिपैलिटी के वर्किंग का फेलियर है। हमारी सिविल सोसाइटी के ऊपर ये बताता है कि हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नहीं है, हमारा बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट नहीं है, हम रबिश और गार्बेज कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। अभी देखा होगा कि एक डॉग कैरी कर रहा था एक फीटस, यानी कि मरा हुआ बच्चा जो 3 महीने का अबॉर्ट हुआ था नोएडा में, उसका सोशल मीडिया पे वीडियो भी था कि उसको उन्होंने किया। तो डॉग को कहाँ से खाना मिलेगा, कहाँ से मिलेगा। और ये भी आया है कि वल्चर्स और डॉग में काफ़ी बैलेंस होता था, बहुत वल्चर दिखते थे शहर में जो आजकल नहीं दिख रहे। कई लोग तो उसको कह रहे थे कि भाई ये हमारे मोबाइल फ़ोन्स के जो लगे हैं बोर्ड्स, उनके कारण है। लेकिन अब ये आ रहा है कि जहाँ जहाँ डॉग बड़े हैं वल्चर्स कम होते गए हैं, तो ये बैलेंस है। तो इट इज़ ए प्रॉब्लम ऑफ पुअर फूड मैनेजमेंट एंड इम्बैलेंस ऑफ द डॉग पॉपुलेशन। अब डॉग पॉपुलेशन कैसे, अगर हम एबीसी नहीं करेंगे, एक कुत्ता एवरेजली 5 से 6 बच्चे देता है। शहरों में 50% बच्चे बचते हैं, जो सेंसस आया है जो अभी कलकत्ता से, और गांव में 25 एक बच्चे बच जाते हैं। तो इसलिए हमारे को एक कंप्रेहेंसिव प्रोग्राम बनाना है। राजस्थान गवर्नमेंट पहली गवर्नमेंट है जिसने कंप्रीहेंसिव स्ट्रे डॉग मैनेजमेंट रूल्स बनाए हैं, यानी कि हम कुत्ते को कैसे पकड़ेंगे, कौन पकड़ेगा, कितनी ट्रेनिंग होगी, उसको कहाँ रखेंगे, कितना फीड करेंगे, कैसे स्टरलाइज करेंगे, कैसे इम्यूनाइज करेंगे और कैसे एग्रेसिव कुत्तों को, रेबीज कुत्तों को पकड़ेंगे। इसका लिंक मैं शेयर कर रहा हूँ, तो उसमें आप देख लेना। और हमें एक उदाहरण लेते हैं। अब सबसे ज़्यादा हमारे जो मेगा सिटीज़ हैं और कॉर्पोरेट सिटी बेंगलोर जैसी, वो एक्टिव हो गई हैं, जहाँ पे एबीसी, एनिमल बर्थ कंट्रोल, और AWBI यानी कि एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, और कुछ हमारी संस्थाएं, PFA जैसी संस्थाएं हैं, पर्सन्स फॉर एनिमल, इनके बीच में थोड़ा सा खिंचाव हो गया है। वो कह रहे हैं बेंगलोर वाले कि हम अब CNVR, जो कि हॉलैंड में हुआ था, नीदरलैंड में हुआ था, कि हम कैच करेंगे, इनको न्यूट्रलाइज करेंगे, स्टरलाइज करेंगे, फिर वैक्सीनेट करेंगे और फिर रिलीज़ करेंगे। अब वो कहते हैं एनिमल वेलफेयर बोर्ड वाले कि कुत्ते को पकड़ना है तो पकड़िए, इसको 10 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड में रखिए, यानी कि इसमें रखिए, और स्टरलाइजेशन करने के बाद 5 दिन रखेंगे। अब बेंगलोर वाले कहते हैं कि हम एक दिन में 550 कुत्ते स्टरलाइज करते थे, अगर हम आज स्टरलाइज करें और 5 दिन उन कुत्तों को रखें तो हमारे पास जगह नहीं है। तो इससे एनिमल बर्थ कंट्रोल का स्टरलाइजेशन प्रोग्राम बहुत ही धीरे होगा। तो 10 साल में वो कह रहे हैं कि हमने 60,000 कुत्ते स्टरलाइज किए हैं, और इस रेट पे तो हम पर मंथ में 1000 कुत्ते हम करते हैं। इस रेट से हम ये 10 से 20 साल में भी जितने कुत्ते हैं हमारे पास कर्नाटक में और बेंगलोर में, हम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये
बात एक कहनी कि इसको स्टरलाइज कीजिए, रखना है, तो इसलिए म्यूनिसिपैलिटी के साथ स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट का भी कह रहा है। एक कुत्ते के लिए अलग-अलग एनजीओ को सरकार 1500 से 1600 रुपए देती है स्टरलाइजेशन के लिए। देखिए, कहीं पे 27 लाख कुत्ते उन्होंने बोला कर्नाटका में, कहीं पे 30 लाख कुत्ते आए, तो कितने खर्चा हम कुत्तों पे खर्च कर रहे हैं सिर्फ। तो एनिमल वेलफेयर वालों को भी देखना चाहिए कि हम कैसे बैलेंस करें ताकि हमारे ह्यूमन सेफ रहें। अब हम दिल्ली एनसीआर की बात आते हैं, दिल्ली, गाज़ियाबाद, एनसीआर, नोएडा में यहाँ कुत्तों का सेंसस 2016 में हुआ था, जबकि नोएडा, गुड़गांव, गाज़ियाबाद में नहीं है। अप्रॉक्सीमेटली दिल्ली में 2016 में 2 लाख कुत्ते थे, आज 5 लाख के करीब होंगे, और दिल्ली, एनसीआर, गाज़ियाबाद में तकरीबन 10 लाख कुत्ते हैं। अब इन कुत्तों के लिए अब दिल्ली गवर्नमेंट ने भी एक शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्रोग्राम बनाया है। शॉर्ट टर्म प्रोग्राम में आज के अखबार में भी है कि हम इनको केनल्स को रखने के लिए, स्ट्रे डॉग को रखने के लिए 1 से 5 जगह कर दी गई हैं। एग्रेसिव कुत्ते हटाए जाएंगे। एक द्वारका में जगह, एक बेला रोड पे है, एक मसूदपुर में है। तो ऐसी जगह दिल्ली गवर्नमेंट दे रही है 2 से ढाई एकड़ के लिए, ये वेलकम स्टेप है। लेकिन एक सुपरविजनरी रहनी चाहिए। मेरे को लगता है कि हर जगह हमारे यहाँ दिल्ली में एलजी इन्वॉल्व है, तो एलजी ऑफिस के अंदर भी ये छोटा मुद्दा नहीं है। ये मुद्दे के कारण एक दिल्ली मेगा सिटी होगी और वर्ल्ड अर्बन वेलफेयर में काम आएगा कि दिल्ली ने इसको कंट्रोल किया है। तो ये अलग-अलग म्यूनिसिपैलिटीज़ हमारी काम कर रही हैं। त्रिपुरी की म्यूनिसिपैलिटी ने भी ऐसे प्रोएक्टिव स्टैंड लिए हैं। पुणे वालों ने भी कहा है कि पैदल चलने वाले लोगों को, जॉगर्स को, और इनको कुत्ते काटते हैं तो इनको एक फीडिंग पॉइंट होना चाहिए, और जो लोग करें तो उनको पेनलाइज होना चाहिए। अब लॉन्ग टर्म में क्या किया? देहरादून ने अभी पास किया कि अगर कोई भी कुत्ते को नॉन डेजिग्नेटेड एरिया में खिलाता है तो उसके ऊपर 5000 रुपये फाइन होगा। गुड़गांव की एक सोसाइटी में 1 लाख रुपए फाइन किया गया है। तो भय बिना प्रीत नहीं, कुछ ना कुछ रेगुलेशन होना चाहिए दोनों के लिए। जो कुत्तों को खिलाते हैं उनके लिए भी होना चाहिए, और जो कुत्तों को तंग करते हैं उनके लिए भी होना चाहिए। ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। अब हम देखेंगे कि अलग अलग जगह फीडिंग पॉइंट बनाने के लिए म्यूनिसिपैलिटी के लोगों को कहा गया है। अब उसके अंदर फ्लिप पॉइंट क्या आ रहा है? एनिमल ट्रेनिंग दी जा रही है, स्कूल्स में सेंसिटाइज किया जा रहा है बच्चों को, ये अच्छी बात है। अब डीवर्मिंग की जा रही है कुत्तों की। अब कई लोग उनको टिक्स और लाइस की दवाई दे रहे हैं, कमर्शलाइजेशन दे रहा है, ऐड बढ़ गई है उनको ये भी कहा जा रहा है कुत्तों को फीड करना है तो हम फीड करेंगे। तो ऐसा है कि हम डॉग्स की बात कर रहे हैं, डॉग्स इम्पॉर्टेंट है, इसलिए डॉग डे भी मनाया गया सितंबर में। और ये देखा गया कि इंडिया का डॉग, ये ट्रैक किया गया जेनेटिकली कि 4000 साल पहले अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में इंडियन सेटलमेंट में जब लोग जाते थे तो था। जो ऑस्ट्रेलिया का डॉग है जेनेटिकली वो देखा गया डिंगो, वो इंडियन स्ट्रे डॉग का ही डिसेंडेंट है। तो ये एक खूब की बात है, इंडियन के जीन्स अब ना कि सिर्फ बाकी देशों में बोल रहे हैं, हमारे कुत्ते और एनिमल भी बहुत जगह है। हम सिर्फ बात करते थे डॉबरमैन की, या कोई हमारे जो फॉरेन के लोग आते हैं उनकी बात करते थे, जो फॉरेन की ब्रीड्स आती हैं, लेकिन हमारे कुत्ते भी बोल रहे हैं। तो मैं इस कमेंट से यहाँ रुकूंगा और आपसे कहूँगा इस पर कमेंट करें, पॉइंट करें, और जो भी इसमें लेटेस्ट डेवलपमेंट होगी मैं बात करता रहूँगा। धन्यवाद।